हेलो दोस्तों, मैं आरबी वर्मा। आज आप सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो कि एक बड़ा कॉमन सब्जेक्ट है बेसिकली टेट के लिए, जो स्पेशली क्लासेस टेट के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर यूपी पुलिस कमिंग है, एसआई है या अन्य कोई भी वनडे एग्जाम्स स्टेट लेवल के, सभी एग्जाम्स के लिए एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं संविधान। संविधान से प्रश्न निश्चित तौर से आते हैं। इवन कि अगर यूपीपी की बात करें तो वहां तो 40 में से 20 नंबर के आसपास आपके संविधान से ही होंगे। बाकी 1, 2, 3 सवाल मूल अधिकार जो कहते हैं बच्चे, उससे मूल विधि से आते हैं। टेट बड़ा इंपॉर्टेंस है। जिस बच्चे को 1 से 5 तक यानी कि फर्स्ट पेपर देना है, जो ईवीएस का सेक्शन है उसमें भी निश्चित तौर से संविधान से 3 से 4 सवाल आने हैं। अपर एसएसटी के बच्चों के लिए तो 10 से 15 सवाल आएंगे 60 में से। तो इसलिए उनके लिए भी यह जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको संविधान की एक क्लास लेने जा रहा हूं। और संविधान की इससे पहले भी मैंने एक क्लास छोटा सा किया था, कंटिन्यू उसी के आगे मैं दूसरी क्लास आज दे रहा हूं आपको। और जो दूसरा ये टॉपिक आज का है वह है संविधान सभा। इस बात की 100% गारंटी होगी कि इस टॉपिक से आपके यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टेट, अपर यूपी टेट या कोई भी वनडे एग्जाम्स होगा, जरूर 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा एक ऐसा जो अंग्रेजी शासन काल में, क्योंकि जो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई वह प्रक्रिया अंग्रेजों के द्वारा की गई। और सबसे पहले एक 1773 का रेविडेंट एक्ट आता है जो भारत का पहला लिखित संविधान माना जाता है। उस लिखित संविधान से कंटिन्यूअस अंग्रेजों के द्वारा अनेक ऐसे अधिनियम लाए गए और एटलीस्ट 1947 में हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जो 1773 से और 1947 तक के अधिनियम थे, वो सारे अधिनियम जो बनाए गए थे उस अधिनियम में अंग्रेजों की भूमिका सर्वोपरि थी। अर्थात दूसरी भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो भारत के लोगों को संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं था। इसी बात को लेकर हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी यह मांग कर रहे थे लगातार कि भारत के लोगों के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाए, ना कि ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा। सर्वप्रथम अगर इस विषय पर किसी ने चर्चा किया तो 1895 में महाराष्ट्र में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक वहां प्रस्तुत किया था और उस विधेयक के माध्यम से संविधान सभा के बारे में बात कही थी। तब से लेकर इस विषय पर अनेकों बार चर्चा हुआ। 1915 में गांधी जी के भारत आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन और तीव्र हुआ। स्वयं गांधी जी ने 1922 में यह विचार व्यक्त किया कि संविधान सभा का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा किया जाए, भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो। इसी बात को आगे 1924 में मोतीलाल नेहरू ने दोहराया और उन्होंने फिर पुनः संविधान सभा के निर्णय की मांग की, परंतु सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। समय बीतता गया, 1936 का समय आया और लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में संविधान सभा के निर्वाचन के संदर्भ में, उसके अर्थ के संदर्भ में
और उसकी महत्ता के विषय में व्याख्या की गई और यह संकल्प पारित किया गया कि अब भारत में संविधान सभा का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही करवाया जाएगा। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है और उस त्रिपुरी अधिवेशन में इसके संदर्भ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। त्रिपुरी अधिवेशन बड़ा विवादित अधिवेशन रहा। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष चुने गए थे दोबारा, पहली बार 1938 में, फिर दोबारा 1939 में। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा भी दिया और 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बहुत बार पूछा जाता रहता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया और अंतिम रूप से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी से अलग भी हुए। आगे इसका प्रभाव हुआ, यह संकल्प जब पारित किया गया, प्रस्ताव रखा गया और उसके माध्यम से फिर जन जन तक यह बात पहुंचाई गई। अंग्रेजी सरकार दबाव में आई। संजोग ऐसा देखिए कि उसी समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ जो कि 1945 तक चला। इस विश्व युद्ध में अंग्रेज कमजोर हुए। इधर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा संविधान सभा के गठन करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव डाला गया, जिसका परिणाम हुआ कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और संविधान के तौर तथा तरीकों के संदर्भ में बात की। लेकिन 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसने पहली बार संविधान सभा की स्थापना की बात की और कहा कि इस सभा में भारतीय लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। उसके लिए क्या तरीके होंगे, इस पर उन्होंने यह प्रस्ताव रखा, एक प्रारूप रखा, एक रूपरेखा तैयार किया और उस आधार पर जो 1941 में जनगणना हुआ था, उस जनगणना के आधार पर यह डिसाइड किया गया, क्योंकि उस समय की जो जनगणना भारत की थी, तो आपको बताएं 1941 की जनगणना में भारत में जो आबादी थी 40 लाख भारतीयों की आबादी थी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के निर्वाचन की बात कही गई। कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें एक बात विशेष ध्यान देने की बात होगी कि इस मिशन में 3 मेंबर्स थे। एक का नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एक का नाम है एवी अलेक्जेंडर और एक का नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स। याद रखिएगा इस नाम को आप लोग, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। जो इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये इसके नेतृत्व करता थे और 1945 में ब्रिटेन में सरकार ही बदल गई थी और वहां पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो एटली थे और एटली ने घोषणा किया था कि हम भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। उस समय जब वहां चुनाव चल रहे थे तो उस चुनाव के दौरान जो कैंपेन हो रहे थे उसमें इन्होंने घोषणा की थी। 40 में ही वो बात उन्होंने कही थी। हालांकि इसके पहले चर्चिल प्रधानमंत्री बने थे और चर्चिल तो बिल्कुल भारत के विरोधी थे। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं प्रधानमंत्री रहूंगा भारत को स्वतंत्र नहीं होने दूंगा। खैर 45 में इटली की सरकार बनी और उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा भी किया। उन्हीं के समय भारत हमारा 1947 में स्वतंत्र हुआ। तो उन्होंने ये जो मिशन भेजा था भारत में, जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन कहते हैं, ये लॉर्ड पैथिक के नेतृत्व में भेजा। डिसाइड हुआ कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा के लिए सदस्य बनाया जाएगा। उसके लिए उसको चुनने के लिए जो वोटर्स होंगे वो एडल्ट वोटर्स होंगे। उस समय एडल्टी का मतलब 21 साल एडल्ट वोटर्स होंगे और
ऐसा व्यक्ति ही वोटर बनेगा जो एजुकेटेड हो, जो टैक्स देता हो और जो इसके पास अपनी संपत्ति हो। तीन चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, टैक्स पेयर, जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी, और जो शिक्षित हो। ऐसे लोगों को वोटर बनाया गया था और डिसाइड हुआ कि जो 10 लाख की आबादी के आधार पर अगर बात करें, पूरे भारत में जो सीटों की संख्या आई वो 389 आई, 389। उन सीटों में अगर आप बात करेंगे तो क्योंकि उस समय भारत में 3 प्रकार के प्रांत देखने को मिलते हैं। आज जैसे हम कहते हैं 2 टाइप के प्रांत भारत में, एक कंप्लीटली जिसको हम लोग कहते हैं राज्य सरकार या राज्य का गठन किया गया है, जिसमें 28 है भारत में राज्यों की संख्या, और दूसरा एक आता है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी संख्या भारत में प्रेजेंट टाइम पे 8 है। तो उस समय अगर हम बात करें तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11 थी, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जो कि यूनियन टेरिटरी के रूप में कन्वर्ट अगर देखने को पाएंगे आज के टाइम पे। वो 4 चीफ कमिश्नरी कौन थे? उसमें दिल्ली था, उसमें अजमेर था, उसमें एक बलूचिस्तान था, और एक कर्नाटक में स्थित एक कुर्ग था। ये 4 चीफ कमिश्नरी थे। 11 ब्रिटिश प्रांत थे। तो 11 ब्रिटिश प्रांत और प्लस चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को देखकर अगर बात करें तो इनमें जो सीटों की संख्या आई वो 296 आई। 292 आई ब्रिटिश प्रांत से और 4 आई चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। बाकी की सीटें जो यहाँ की देसी रियासतें थीं, जो राजाओं के अधीन था, 93 सीट उनके हिस्से में आया। देसी रियासतों से उस क्षेत्र में चुनाव नहीं होना था, वहां उनका मनोनयन होना था, नॉमिनेट होने थे। किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा। तो कुल मिला के 296 सीटों के लिए चुनाव होता है, और चुनाव का जो समय होता है ना, वो जुलाई और अगस्त का महीना होता है। जुलाई और अगस्त का महीना, इस महीने में चुनाव होता है। 296 सीटों में से अगर हम बात करें तो इसमें से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती। 208 सीटें जो कांग्रेस की आई, उसमें भी अगर हम बात करें तो उसमें से 30 सीटें अगर हम माइनस कर दें, इसलिए कि 30 सीटें ऐसी थीं जो लोग कांग्रेस के बैरल तले चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन कांग्रेस के बैरल तले चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। और मुस्लिम लीग जो बहुत ही ज्यादा उत्साहित थी, वो मात्र 73 सीटें जीत पाई। बाकी बची थी 15 सीटें, 208 प्लस 73 प्लस 15 सीटों पे अनेक और पार्टी के लोग चुनाव जीते। इस पूरे चुनाव में हैदराबाद जो रियासत थी वह शामिल नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं प्रदान किया। मुस्लिम लीग को इतनी कम सीटें मिली कि मुस्लिम लीग बहुत निराश हुई, और जो संविधान सभा के लिए पहली बैठक हुई उसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। 296 सीटों में से 15 महिलाएं भी चुनाव जीती थी। उनका नाम मैं अभी आगे बोलूंगा आपको, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कि ये जो सदस्य चुनाव जीते, इनकी पहली बैठक पार्लियामेंट जो कि 1931 में बन के तैयार हो गया था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। लॉर्ड इरविन उसमें रहने वाले या उसमें प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो उसमें एक सेंट्रल हॉल है, उस सेंट्रल हॉल में पहली बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में, जो कि इसका समय है 9 दिसंबर 1946, डॉक्टर सदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
इसका कारण था कि वह सबसे बुजुर्ग, सबसे श्रेष्ठ, या कह सकते हो सबसे सीनियर व्यक्ति थे इन एज में। सीनियरिटी किसमें बात कर रहे हैं? उम्र में। तो उनको अध्यक्ष बनाया गया अस्थायी रूप से। 11 बजे सुबह बैठक हुई और इस बैठक के बाद, जिसमें कि 9 महिलाएं भी पहली बैठक में शामिल हुई थी। टोटल इलेक्टेड महिलाएं जो थी वो कितनी थी? 15 थी। पार्टिसिपेट कितना किया? पहली बैठक में 9 महिलाओं ने पहली बैठक में पार्टिसिपेट किया। तो इसके बाद फिर एक दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष, या जिसमें अध्यक्ष कहें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से बना दिया गया। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्यों बनाया गया? वह सबसे योग्य व्यक्ति थे। इसके अलावा एचसी मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष और जीबी मावालकर को स्पीकर बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जिसमें उन्होंने 3 शब्दों को फोकस किया। इन्होंने कहा कि प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। अर्थात यही जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1996 को, यही आगे हमारा प्रस्तावना बनता है। उद्देश्य प्रस्ताव पर अगर हम बात करें तो 8 दिन तक चर्चा हुआ और उस चर्चा के बाद 22 दिसंबर 1946 को इस प्रस्ताव को पास किया गया। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 1 महीना बाद 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और अनेक प्रकार की समितियों का गठन किया गया। 7 प्रकार की समितियां इसमें इंपॉर्टेंस है। एक है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। एक आपके पास है प्रांतीय समिति और मूल अधिकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया और संघ शक्ति समिति भी बनी थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। झंडा समिति बड़ा इंपॉर्टेंस है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप देख पा रहे हो इन 7 समितियों में झंडा समिति, रियासत समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार प्रांतीय समिति के वल्लभ भाई पटेल जी। ये कमेटियां बनी। इस कमेटी में अगर हम बात करें तो जो प्रारूप समिति है, जिसे इंग्लिश में हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, या जिसको हिंदी में और भी एक पांडुलेखन समिति कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंस रही। इस जो ये प्रारूप समिति है, इसको मैं आपको दूसरे भाग में बताऊंगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो संविधान सभा की निरंतर बैठक हुई, इस बैठक में अगर आप देखेंगे तो 3 वाचन हुआ और 3 वाचन में जो प्रथम वाचन शुरू हुआ वह 4 नवंबर को शुरू हुआ और 4 नवंबर को शुरू हुआ और 9 नवंबर तक यह वाचन चला, 5 दिन का, है ना। 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1948 को समाप्त हुआ। 5 दिन का प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन सबसे लंबा चला, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, लगभग 11 महीने।
सबसे लंबा, ये ध्यान देने की बात है, यह पूछा जाता रहता है एग्जाम्स में अपने कि किस वाचन का कार्यकाल सबसे लंबा था, तो दूसरे वाचन का कार्यकाल सबसे लंबा था। और तीसरा वाचन काल 26 नवंबर तक चला, नहीं 14 नवंबर से शुरू हुआ था और 26 नवंबर तक चला था। इस दिन 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे। अब 299 क्यों कह रहा हूं, हमने अभी आपको बताया कि चुनाव तो हमारा 296 के लिए प्लस 93 के लिए, मतलब 389 के लिए हुआ, लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया 47 में, तो कुछ सीटें हमारी पाकिस्तान की तरफ चली गई। इसलिए उस समय स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारे हिस्से में सीटों की संख्या आई थी, चुनाव तो पहले हो गए थे, विभाजन बाद में हुआ, तो सीटों की संख्या जो ये हमारी आई वो हमारे हिस्से में 299 आई। इसमें से 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया और हमारा संविधान पारित हुआ बनकर। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना। इस प्रक्रिया में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और संविधान सभा की कुल 12 बैठकें आयोजित की गई। 12वीं बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। यह 12वीं बैठक अगर बात करें तो 24 नवंबर 1950 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बने। तो सवाल एक और है कि प्रथम बार राष्ट्रपति का क्या किया गया था, मनोनयन किया गया था, मनोनीत किए गए थे, ना कि निर्वाचन हुआ था। और किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। तो इस वीडियो में दोस्त आप लोगों को यहां तक रखते हैं, बड़ी भारी वीडियो हो जाएगी। इसके बाद दूसरे पार्ट में उन 15 महिलाओं की चर्चा और उसके बाद प्रारूप समिति की चर्चा और जो प्रमुख हमारे जैसे हिंदी दिवस या राष्ट्रीय पंचांग या हमारे अगर हम बात करें तो झंडा को कब स्वीकार किया गया, या अगर संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसके कौन से पार्ट लागू किए गए, इस सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए।